देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्लास 12 का पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक का तत्व में एक आध टॉपिक बाकी रह गया था, जिसको आज हम पूरा करने की कोशिश में हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। आज सबसे अंतिम जो वर्ग है, जिसका नाम है 18 वर्ग, जिसको कहते हैं वर्ग 18, उसके तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। या उसी को बोलते हैं उत्कृष्ट गैस भी, पता है? या उसी को बोलते हैं अक्रिय गैस। और उसकी आवर्त सारणी में क्या स्थिति है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे हम लोग शून्य वर्ग का भी तत्व कहते हैं, इसलिए गड़बड़ाइएगा नहीं, इसका ढेर सारा नाम है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कैसे। आज हम लोग क्या अध्ययन करने जा रहे हैं? आज अध्ययन करने जा रहे हैं वर्ग 18 के तत्व। किसका? वर्ग 18 के तत्व। इस 18 के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग कौन सा गैस कहते हैं? तो उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसें। या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बोला जाता है अक्रिय गैसों। कि आवर्त सारणी में स्थान, कोई दिक्कत है? आवर्त सारणी में स्थिति देख लीजिए। आवर्त सारणी में स्थिति पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसको शून्य वर्ग का भी तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग के तत्व। इसलिए इसमें घबराइएगा नहीं कि इसको शून्य वर्ग क्यों कहा जा रहा है, है ना? इसको हम लोग शून्य वर्ग के तत्व भी बोलते हैं। इतना में से कोई भी नाम रहेगा तो आपको समझना है कि वर्ग 18 के तत्वों के ही बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना? और ध्यान समझिए क्या है इसमें, मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें आती हैं, ठीक है ना? तो इसमें ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन सी गैस है। तो इसमें आता है हीलियम। क्या आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। देख रहे हैं ना? ये वाला तत्व आता है, समझे कि नहीं? इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन आते हैं, समझे कि नहीं? इन सभी तत्वों को, इन जितना भी तत्व देख रहे हैं, इन तत्वों को कहाँ रखा गया है? तो इन तत्वों को आवर्त सारणी के, कहाँ पे? आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वर्ग 18 में रखा गया है। समझ में आ गई बात? रखा गया है। देखिए, इनको ये अक्रिय क्यों है? तो चूंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और जिसके भी किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह जो है से न किसी से रिएक्शन करेगा। क्यों नहीं रिएक्शन करेगा? तो न इसको इलेक्ट्रॉन किसी को देने की जरूरत है, या न किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। बात समझ में आ गई ना? मतलब क्या है? मतलब आप ध्यान से समझिए, इनकी बाहरी कक्षा भरी हुई रहती है, पूरी तरह से भरी रहती है कि नहीं? तो ये बात लिखेंगे, इनकी बाहरी कक्षा, देख रहे हैं ना? इनकी बाहरी कक्षा पूरी भरी होती है, ऐसे लिखेंगे, पूरी भरी होती है। इनकी बाहरी कक्षा पूरी भरी होती है। अब पूरी भरी का मतलब क्या हो गया? कि ये संतृप्त होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। अर्थात संतृप्त होते हैं। माने इन संतृप्त का मतलब कि जो भी चीज की आवश्यकता है इनके पास सारा कुछ है, समझे कि नहीं? इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ये किसी
इसलिए ये किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। आगे समझ में? ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। समझे कि नहीं? जरूरत नहीं पड़ रहा है न लेने का न देने का। इलेक्ट्रॉन जस के तस चूंकि इनका सब कुछ एकदम भरा हुआ है कि नहीं? अगर ये भाग नहीं लेगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया यही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करते हैं। किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करते हैं। कोई दिक्कत ऐसे लिख दिए तो ये सब बातें हम किसके बारे में बता रहे हैं? वर्ग 18 के तत्वों के बारे में। समझे कि नहीं? और जब किसी से क्रिया करते ही नहीं है तो एक लाइन और लिख दीजिए कि इसलिए, है ना, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैस, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैस या हम लोग क्या कह सकते हैं? अक्रिय गैस कहा जाता है। इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। सक्रिय नहीं है, अक्रिय है कि नहीं? अक्रिय गैस कहा जाता है। आया क्लियर हुए? अक्रिय गैस कहा जाता है। समझे कि नहीं? और इससे क्या कह सकते हैं? तो देखिए एक मैंने मजेदार बात है कि इन्हें शून्य वर्ग, शून्य इसलिए कि भैया किसी से न ले रहा है न तो किसी को दे रहा है, तो ये वर्ग का कोई काम ही नहीं है। समझे कि नहीं? इस वर्ग का कोई काम है ही नहीं, किसी से रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए इन्हें शून्य वर्ग के भी तत्व कहा जाता है। शून्य के भी तत्व कहा जाता है। इतनी बातें आप लोग सीखे कि नहीं सीखे? अरे भैया आप बताइए, वर्ग 18 के तत्वों में इतनी बातें सीखे कि नहीं सीखे? कि यह किसी के साथ रिएक्शन वगैरह ये सब नहीं कर सकता। अब देख लीजिए जरा सा इसका गुण, इसका गुण वर्ग 18 के तत्व का गुण में हम लोग सारे तरह के गुण पढ़ेंगे। समझे कि नहीं? जैसे सबसे पहला गुण पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ किसको छोड़ करके? हीलियम के छोड़ करके। क्यों? तो हीलियम के पास एक ही कक्षा है, एक कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। समझे कि नहीं? और हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। समझे कि नहीं? 2 कक्षा होगा तब ना 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा। एक कक्षा है ये है, तो एक कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कीजिएगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में NS2 NP6 6 2 8 हो गया। अरे N जो है ये क्या है? सबसे अंतिम कक्षा है। N माइनस, अगर N-1 की चर्चा करेंगे तो N-1 जो है, N-1 जो है वह सेकेंड लास्ट कक्षा है। N-2 क्या है? तो थर्ड लास्ट कक्षा है। आ गया समझ में? N क्या है? अंतिम कक्षा है। N क्या है? अंतिम कक्षा। समझ में आ गई बात? सबका ये है। अपवाद में किसको ले लीजिएगा? तो हीलियम है। अपवाद में कौन है? हीलियम। हीलियम के क्या है? तो NS2 है। क्या है? NS2। क्यों है NS2? है पर समाप्त हो जाता है। दुए में क्या है? समाप्त हो जाता है। भाई इसका अंतिम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात?
अब यहां से ध्यान से समझिएगा, अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक दो का देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से, बैग भी ले लीजिए, किस तरह से जो है से मैंने आप मैंने यहां पे समझिएगा, इसको देखिए ध्यान से। जैसे हीलियम का आप देख लीजिए, देखिए ध्यान से, अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो इसके मैक्सिमम बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अब यहां से नियोन से चलिए, तो नियोन का कितना हो जाएगा? तो इसके बाहरी कक्षा में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? अगर आप आर्गन की बात कर लीजिएगा, आर्गन की बात कीजिएगा, तो आर्गन की जब बात कीजिएगा तो इसकी बाहरी कक्षा में 2 8 8 कितना है? 2 8 8। समझ में आ गई बात ना? अगर आप क्रिप्टन की बात करते हैं तो इसमें कैसे हो जाएगा? क्रिप्टन में तो 2 8 18 8। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग करते हैं, यानी कि देखिएगा तो प्रत्येक के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत? तो ये आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा, पहला गुण। अब हम लोग दूसरा गुण की चर्चा कर लेते हैं, इसके दूसरे गुण की चर्चा कर लेते हैं। दूसरा गुण इसका क्या है? तो आप पढ़े होंगे आयनन एंथैल्पी। आयनने एंथैल्पी को आप लोग क्या बोलते हैं? आयनन विभव। क्या बोलते हैं? आयनन विभव, या इसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। समझ में आ रही है बात? आयनन ऊर्जा। अब बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अस्थाई। कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अस्थाई। क्योंकि इसमें तत्व को, इसमें इलेक्ट्रॉन को न लेना है ना देना है। 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा है, और कोई भी तत्व अष्टके पूरा करने के लिए न वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या देता या लेता है, ग्रहण करता है या त्याग करता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। इसका ऑलरेडी इसका अष्टक क्या है? पूरा है। समझे कि नहीं? तो अब देखिए ध्यान से, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने की वजह से देखिए आयनन एंथैल्पी, आयनन या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद है कि नहीं, या ग्रहण करने के बाद जितनी ऊर्जा निकलती है, जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, वही उसका क्या है? आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी है। तो इसको तो जरूरतें नहीं है, तो ये तो अपने आप में बहुत क्या है? शक्तिशाली है, बहुत क्या है? मजबूत है। समझे कि नहीं? तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अस्थाई अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनका आयनन एंथैल्पी, इनका आयनन एंथैल्पी, इनका आयनन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है। आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए, अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी जो होगा उसका मान क्रमिक रूप से बढ़ेगा कि घटेगा? भैया जो सबसे ऊपर रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कक्षाओं की संख्या कम होगी तो ज्यादा दिक्कत होगा आयनन ऊर्जा ये करने में। जैसे जैसे नीचे आएगा तो घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? आयनन एंथैल्पी का मान क्रमिक रूप से क्या होता है? घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है?
क्रमिक रूप से, कैसे? क्रमिक रूप से क्या होता है? घटता है। क्रमिक रूप से क्या होता है? घटता है। आगे समझ में? क्रमिक रूप से क्या होता है? घटता है। कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या पढ़ लेते हैं? परमाणु त्रिज्या, आकार या आयतन। तीसरा गुण, परमाणु त्रिज्या बोल सकते हैं या इसको क्या बोल सकते हैं? परमाणु आकार, या इसको बोल सकते हैं परमाणु आयतन। क्या बोल सकते हैं? परमाणु आयतन। समझ में आ गई बात है? परमाणु आयतन। देखिए परमाणु त्रिज्या क्या है? अरे भैया, जब धातु धातु जो है क्या करता है? आपस में संबंध बनाता है, समझे कि नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? धातु त्रिज्या बोलते हैं। अधातु अधातु जो बंधन बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन। तो उसकी जो त्रिज्या होती है उसको क्या बोलेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या। समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ तो आप देखिएगा, यहाँ तो भैया दोनों के अष्टक पूरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन सब में है। तो इसमें जो दो है ना धातुओं के तत्वों के साथ अगर हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर धातु त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या नहीं बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? वंडरवाल त्रिज्या। क्या बन जाएगा? वंडरवाल त्रिज्या। हम इसको समझाते हैं, देखिए कैसे। परमाणु त्रिज्या क्या है? जैसे परमाणु त्रिज्या इसी को ना बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक धातु है, यहाँ पे धातु है, इसकी यहाँ से ये बल लगाया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे बंधन बनाया, तो यहाँ इसका जो आधा करेंगे यही इसकी क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। इसी को ना त्रिज्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। समझ में आ रही है बात ना? तो ध्यान से समझिए, लिखेंगे क्या चीज? इनकी परमाणु त्रिज्या, किनकी? वर्ग 18 के तत्व की। क्या लिख दिए? इनकी परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में इनकी परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में सबसे बड़ी होती है। आवर्त की बात कर रहे हैं इधर। आवर्त में क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। एक तो अंतिम का तत्व है ये सब, है कि नहीं? तो दोनों के बीच में आकर्षण जब होगा, बड़ा होने की वजह क्या है? देख लीजिए, बड़ी होती है क्योंकि, बता देते हैं, ये जो उत्कृष्ट क्या है? गैसें जो है ना, क्या लिख रहे हैं? क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का वंडरवाल त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वंडरवाल त्रिज्या। समझे कि नहीं? इसकी क्या मापी जाती है? उत्कृष्ट गैसों का वंडरवाल त्रिज्या मापी जाती है। ध्यान समझिए, मापी जाती है। देखिए इसे देखिए, ये धातु है, ठीक है? ये दोनों अगर आपस में बंध बना रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? ये जो त्रिज्या इसका आधा कर देंगे तो ये क्या बना दिया? धातु त्रिज्या। ये क्या बना दिया? धातु त्रिज्या। अगर यहाँ अधातु है और ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक जो दूरी होती है वही क्या हो जाती है? त्रिज्याएं कहलाती हैं। तो अधातु जो आपस में बंधन का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। तो इसको बोलेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। क्योंकि अब इसका वर्ग 18 की अगर बात करिएगा तो वर्ग 18 के तत्वों को रिएक्शन करने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत है? लेकिन कभी कभार अगर ये रिएक्शन कर भी रहे हैं, कभी कभी ये रिएक्शन अगर कर भी रहे हैं, क्योंकि ये अपना मुंह फुले ले, अपन मुंह फुले ले, क्योंकि किसी को किसी से जरूरत नहीं है, दोनों के पास हर चीजें है। समझे कि नहीं? तो कभी कभार अगर जरूरत भी पड़ा तो इसके बीच में जो त्रिज्या बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं वंडरवाल त्रिज्या।
क्या बोलते हैं, वंडरवाल त्रिज्या। तो भैया जरूरत जिसको रहेगा वो ना सटेगा, जिसको जरूरत रहेगा वो ना सटेगा, और इसको जरूरत नहीं है तो दूर नहीं रहेगा। तो इसीलिए यह क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, सबसे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। समझ में आ गई बात है। इसीलिए क्या हो जाती है, बड़ी। सबसे ज्यादा बड़ी कौन होती है, कौन सी त्रिज्या होती है, वंडरवाल त्रिज्या। उसके बाद सहसंयोजक और सबसे छोटा धातु त्रिज्या। अगर इसको ऐसे लिख दे तो और बढ़िया है। आया समझ में। तो ये वंडरवाल त्रिज्या, धातु त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ग 18 के तत्व में कौन सी त्रिज्या होती है। परमाणु त्रिज्या कैसी होती है, तो वंडरवाल त्रिज्या होती है। और कैसी होती है, तो बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, जरूरत नहीं है किसी। समझ में आ गई बात ना। इसलिए ये दूरी पर रहते हैं, इसलिए ये बड़ी होती है। समझ में आ गई बात। देखिए का वंडरवाल त्रिज्या मापी जाती है। समझ में आ गया बात है। क्या कौन है, अब ध्यान से समझिए। शेष सभी, देखिए ध्यान से, जबकि शेष सभी तत्वों, माने अगर वर्ग 18 के छोड़ दीजिए तो इसके पहले तो बहुत 17 को है वर्ग, तो शेष सभी तत्वों, देखिए सबसे ज्यादा धातु त्रिज्या बनेगा कि सहसंयोजक त्रिज्या बनेगा। तो अरे भैया आपके पीरियोडिक टेबल में धातुओं की संख्या ज्यादा है, समझ में आ रही है बात ना। तो धातु त्रिज्या ज्यादा बनेगा, सीधी सी बात है। समझे कि नहीं। तो जबकि शेष सभी तत्व जितना भी है, सभी तत्वों की धात्विक त्रिज्या, सभी तत्वों की धात्विक त्रिज्या बन सकता है या क्या बन सकता है, सहसंयोजक त्रिज्या। क्या बन सकता है, सहसंयोजक त्रिज्या मापी जाती है, मापी जाती है। वर्ग 18 की क्या नापी जाती है, वंडरवाल त्रिज्या। इसकी वजह से यह क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया बात। अब देख लीजिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में, किस वर्ग में, 18 वर्ग में, किस वर्ग में, 18 वर्ग में। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाने पर, अब यहां पे हमको बताइए, जो परमाणु त्रिज्या होगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तो वर्ग में ऊपर से नीचे अगर आप जाइएगा जाने पर, तो उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बताइए। तो परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से क्या होगी, अरे बाबू जो ऊपर में रहेगा उसका जा कम होगा थोड़ा वंडरवाल त्रिज्या। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वंडरवाल त्रिज्या क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब आया समझ में। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या, बताइए क्या होगा, अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या, है ना। अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से क्या होती है, बढ़ती है। काहे बढ़ रही है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अब आपसे पूछ दिया कि क्यों बढ़ती है, से बताइए। अगर कोई पूछ दिया कि क्यों बढ़ती है तो बताइएगा ना जी कि क्योंकि कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती है। क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। जैसे अभी आप देखिए ना, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे ना कि जिसकी कक्षा 2 है, तो 2 है तो भैया एक ही को ना बनेगा कक्षा। जिसका 2 और 8 था, 2 को ना कक्षा बन जाएगा। तो कक्षा बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होते जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये 3 तरह का हम लोग गुण पढ़े। अब हम लोग चौथा गुण पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि। नाम सुने हैं ना।
बाहरी इलेक्ट्रॉन त्यागने में जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बंधन की आवश्यकता तब है जब वो रिएक्शन करेगा, जिसमें तो रिएक्शन नहीं कर रहा है कि नहीं। तो ध्यान से समझिए, चौथा का यहां तक हो गया। अब आगे चलिए। इलेक्ट्रॉन आप लब्धि भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोल दीजिए इसको, कोई दिक्कत है? या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। आगे बढ़े, चलिए देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यहां से समझिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, अस्थाई होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अस्थाई। तो अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती ही नहीं है, क्योंकि भैया 8 वो इसका है, समझे कि नहीं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की प्रवृत्ति, हालांकि हम लोग तो लब्धि एंथैल्पी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने ही का ज्यादा होता है, ग्रहण करने का ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की प्रवृत्ति जो होती है नहीं होती है, नहीं होती है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहां पर देखिए, जब ये प्रवृत्तियां नहीं होती है तो इसलिए ध्यान समझिएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, अरे लेगा तब ना, ग्रहण करेगा तब ना ऋणात्मक लगेगा जी। तो ये तो ग्रहण नहीं कर रहा है, तो जब ग्रहण कर ही नहीं रहा है तो इसका मान कभी भी ऋणात्मक होगा नहीं होगा। जब हम लेंगे, अरे भैया जब 10 रुपया लीजिएगा किसी से तब ना आपके ऊपर कर्जा रहेगा, लेबे नहीं कीजिएगा तब तो धनात्मक है। क्या है आप, धनात्मक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है ना, इसका जो मान होता है ऋणात्मक न होकर, ऋणात्मक न होकर क्या हो जाता है, धनात्मक होता है। अब आया समझ में, क्या हो जाता है, धनात्मक होता है। अब काहे धनात्मक होता है, समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, पूरा लिख देते हैं, बताइए। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, देख रहे कि नहीं, वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होते जाएगा, तो घटते जाएगा, है कि नहीं। और जो सबसे ऊपर होगा वह थोड़ी ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, वो तो आओ कस के पकड़ ले रहेगा। तनी मनी गुंजाइश है तो नीचे वाला का गुंजाइश है, उसको भी क्यों गुंजाइश रहेगा, वो भी तो अष्टक पूरा किए हुए है। बात समझ आ रही है ना। तो त्यागता तो कोई नहीं है, लेकिन जितना ऊपर वाला मजबूती के साथ जकड़े रहेगा उसकी अपेक्षा ही थोड़ा कमजोर होगा। तो वही बात लिख रहे थे, वह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन जो
लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता या कितनी लिख लीजिए ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता है। समझ में आ गई बात? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब जरा इसका भौतिक गुण समझ लेते हैं। किसका? वर्ग 18 के तत्वों का। और वर्ग 18 के तत्वों का क्या समझ लेंगे? भौतिक गुण। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं सो? तो आइए इसका हम लोग भौतिक गुण की चर्चा करें। भौतिक गुण क्या चर्चा करेंगे? भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण समझिए। भौतिक गुण कुल मिला जुला करके ये सब के सब गैस है। क्या है ये? गैस है। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? और ये कैसे गैस है? तो एक परमाणविक है। एक परमाणविक का मतलब क्या है? हाइड्रोजन जब भी लिखेगा तो H2 लिखिएगा, नाइट्रोजन जब भी लिखेगा तो N2 लिखिएगा। कभी हीलियम में He2 लिखे हैं, Xc2 लिखे हैं, Ar2 लिखे हैं, मतलब एक परमाणविक है। क्या है ये? एक परमाणविक। तो लिखेंगे ये सभी एक परमाणविक, ये सभी क्या है? एक परमाणविक। ये सभी एक परमाणविक गैस होते हैं। गैस होते हैं। जैसे आप He है तो He लिखते हैं, Ne है तो Ne लिखते हैं, Ar है तो Ar लिखते हैं, Kr है तो ऐसे लिखते हैं। कहीं भी 2 लगाते हैं, जैसे H2, O2, N2, सब द्विपरमाणविक है। आई कैसा है? एक परमाणविक है। आया समझ में? ये सभी क्या है? एक परमाणविक गैसें होती हैं। क्लियर हो गया? तो पहला गुण आप लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा गुण देख लीजिए। दूसरा गुण देख लीजिए, ये सबके सब रंगहीन है। ये कैसा है? रंगहीन। और कैसा है? गंधहीन। और कैसा है? स्वादहीन। समझ में आई बात है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होते हैं। कहीं से कोई दिक्कत? अब इसका तीसरा भौतिक गुण पढ़िए। इसका भौतिक गुण क्या पढ़िए? तीसरा। जल में अगर बात करेंगे तो ये सब कम घुलनशील है, चूंकि रिएक्शन करता ही नहीं है कि नहीं? जल में कम घुलनशील है। जल में कम घुलनशील है। चौथा, जल में क्या है? कम घुलनशील है। इनकी अगर गलनांक और क्वथनांक की बात कीजिएगा तो बहुत कम होते हैं। गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं बताइए? बोलिए, क्यों कम होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इनके परमाणुओं के बीच है ना, कमजोर या दुर्बल, क्या बोल सकते हैं? कमजोर या दुर्बल परिक्षेपण बल लगता है। समझ में आई बात है? परिक्षेपण बल नहीं बोलने आ रहा है तब वंडरवाल बल कार्य करता है। समझ में आ गई बात है? क्या लिखेंगे? क्योंकि है ना, इनके परमाणुओं के बीच इनके परमाणुओं के बीच दुर्बल दुर्बल बोलिए या कमजोर परिक्षेपण बल, या इसी को क्या बोलिएगा? वंडरवाल बल। आया समझ में?
है ना, परिक्षेपण बल या वंडरवाल बल कार्य करते हैं। हमारी कोशिश है कि सबका आंसर देते चले। ये क्यों ऐसा होता है कि नहीं? आप देख रहे हो सब तर्क के साथ लिख रहे हैं, कोई जैसे तैसे नहीं खाली बोल दिए और याद कीजिए, नहीं, आप समझते हुए चलिए, है कि नहीं? क्लास 12 है लेकिन पढ़ाई बिल्कुल बच्चा की तरह कर रहे हैं, है कि नहीं? अब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है इतना आसानी से भी, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो यहां तक समझ में आ गया बात है? अब जरा सा भौतिक गुण के बाद क्या देख लेंगे? रासायनिक गुण। अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे? रासायनिक गुण। देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे आप गया में भी पढ़िए, पटना पढ़िए, भागलपुर पढ़िए, मुजफ्फरपुर में पढ़िए, जैसे स्थिति है कि 12 क्लास को इतना आसानी से कोई नहीं पढ़ा पाता है, समझे कि नहीं? इसको इतना आसानी से नहीं पढ़ा पाता। वो आपको दे दिया, अपना लेक्चर दिया, गया, आप अपना काम कीजिए, याद कीजिए, समझे कि नहीं? तो आपको बहुत आसानी से पढ़ाया जा रहा है। अब अगला देख लीजिए रासायनिक गुण। अब क्या देख लीजिएगा? रासायनिक कैवा ही नंबर लीजिए, छठा ना? हाँ छठा था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक गुण के बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रासायनिक गुण देखिए ध्यान से। जो उत्कृष्ट गैसें होती है वो सबसे कम क्रियाशील होती है। आप पढ़े हैं अभी तुरंत? उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती है। सबसे कम क्रियाशील होते हैं, कारण बताइए? क्योंकि लिख दिए या डैश दे दीजिए। अब हम दो चार वो कारण लिख देते हैं। क्या क्या कारण होते हैं जो सबसे कम क्रियाशील होने का? तो आप जानते हैं कि इनकी संयोजकता, यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यही ना होता संयोजकता का मतलब? तो इनकी संयोजकता या संयोजकता जो कोष है जिसमें रखा जाता है इलेक्ट्रॉन, वह पूर्ण रूपेण क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। समझ में आ गई बात? अब तो यही बात को लिख दीजिए। इनकी संयोजकता कोष या कोषों कर दीजिए, है कि नहीं? इनकी संयोजकता कोषों का पूर्ण भरित, है ना? इनकी संयोजकता कोषों का पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह कारण है। समझे कि नहीं है? क्या है भैया? तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता ही है, देखिए NH2 NP6, और अगर हीलियम की बात कीजिएगा तो He का NH2, है ना, सब में भरा हुआ। देखिए ध्यान से, तो जब भरा होता है तो अब हमको बताइए ना, जरूरतें क्या है हमको लेने देने का? जब सब कुछ से भरा हुआ है हमारा घर द्वार, तो हम दूसरा से मांगने जा रहे हैं तो शौक है ना? समझ में आ रही है बात ना? जरूरत तो नहीं है किसी चीज का लेने देने का। अब पहला कारण हो गया। दूसरा कारण और क्या हो सकता है? दूसरा कारण क्या हो सकता है? उत्कृष्ट गैस से सबसे कम क्रियाशील होती है, इसका दूसरा कारण क्या है? इसका अभी पढ़े हैं आप लोगों ने कि इनका जो आयनन एंथैल्पी होता है, तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, समझे कि नहीं? क्या भाई? तो इनकी आयनन एंथैल्पी है कि नहीं? तो इनकी जो आयनन एंथैल्पी होता है बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, ये भी कारण है। तीसरा कारण बताइए। तो अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको आपने कहा था, उसका भी मान क्या होता है? ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक होता है। समझ में आ गई बात ना? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? धनात्मक होती है। ये सब कारण है कि ये कम क्रियाशील है। ये क्या है? कम क्रियाशील है। आगे समझ में? इसके बावजूद भी कुछ है ऐसा जो चक्कर पकड़ कर देता है, जिसका नाम है जेनॉन। क्या है इसमें? जेनॉन, है कि नहीं? XE जिसको आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जेनॉन। तो जेनॉन
कभी कभी दाएं बाएं कर लेता है, क्योंकि उसका जो गुण है वह ऑक्सीजन से कुछ मिलता जुलता रहता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन के गुण मिलने की वजह से नहीं देखते हैं कि पूरा परिवार शांत है लेकिन को चुलबुल निकलिए जाता है ओकरा में, है कि नहीं? सब कुछ होते हुए भी, संस्कार भी है, पैसा भी है, धन भी है, बुद्धि भी है, तैयो बदमाश निकल जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें इतना बड़े परिवार में वो जेनॉन जो है जो थोड़ा बहुत चक्कर पकड़ कर ले रहा है, जिसे आप देखिए, हम इस पर चर्चा कर देते हैं। आप जेनॉन और फ्लोरीन के यौगिक को देखे होंगे। इसका यौगिक को देखे होंगे, जेनॉन और फ्लोरीन के, है ना? क्या किसको देखे होंगे? फ्लोरीन को। इसको जरा सा समझिए, ये इसके साथ रिएक्शन कर देता है, जरूरत तो है नहीं, लेकिन उत्कृष्ट गैसों में जेनॉन क्या कर लेता है? फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्या बना देता है? एक CF2 बना देगा। क्या बना देगा? एक CF2, या बना सकता है XeF4, या बना देगा XeF6, ये बना देगा। और ये बात किसने बताया था? एन, है ना, बार्टलेट नामक जो वैज्ञानिक था, उसने देखा कि ये सबके सब अग्रिय हैं, किसी से मतलब नहीं है, लेकिन एक है जो थोड़ा बहुत चक्कर पकड़ कर रहा है, उसका नाम क्या है? जेनॉन। तो उन्होंने थोड़ा सा उस पर अपनी सक्रियता दिखाई, तो देखा कि हाँ, जेनॉन जो है फ्लोरीन से अभिक्रिया करके एक CF2, एक CF4 और एक CF6 बना ले रहा है। समझ में आ रही ना बात है? इस बात का पता लगा किसने? एन बार्टलेट ने। किसने? एन बार्टलेट ने। एन बार्टलेट वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना? ये इसे ही बता दिए हम आपको, ठीक है? अगर याद रखना है तो रख लीजिएगा। तो ये उसने देखा था। कैसे देखा? तो हुआ क्या ना कि जेनॉन को लिया, किसको ले लिया? जेनॉन को। यहां पे किसको ले लिया? जेनॉन को। और जेनॉन को बहुत अधिक मात्रा में लिया, जेनॉन की अधिकता बढ़ा दी, माने जरूरत से ज्यादा कर लिया, अधिकता इसकी ज्यादा रह गई। और किसके साथ करवा दिया? फ्लोरीन के साथ। किसके साथ करवा दिया? फ्लोरीन के साथ। टेम्परेचर कितना रखा? 673 केल्विन। एक बार दाब, कितना बार दाब लगाया? एक बार। तब देखा क्या चीज कि यहां पर आसानी से एक CF2 बन गया। क्या बन गया? एक CF2, जो किस अवस्था में था? सॉलिड अवस्था में, है ना? जिसको हम लोगों ने कहा जेनॉन डाइफ्लोराइड। क्या बोला इसको? जेनॉन डाइफ्लोराइड। जरूरत नहीं था, लेकिन ये कुछ किया रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कहे? जेनॉन डाइफ्लोराइड। अब आ रहा है समझ में आपको? कि नहीं समझ में आ रहा है? अगला बार क्या देखा? एक सी को लिया, जेनॉन को ले लिया, ये अबरी अनुपात रखा 1:1:5 का। कितना का रखा? 1:5 का। समझ में आ रही है बात? और यहां पर ले लिया, फ्लोरीन की मात्रा को भी बढ़ा दिया, और यहां पर जो टेम्परेचर रखा गया वो करीब करीब 373 केल्विन टेम्परेचर रखा गया। कितना टेम्परेचर रखा गया? 373 केल्विन। इसको 7 बार दाब दिया गया। कितना बार? 7 बार। समझे कि नहीं? 7 बार दाब दिया गया, तभी बना दिया XeF4, जो किस अवस्था में? क्रिस्टलीय अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाया गया। समझ में आ गई बात? अगला में देखा गया क्या हुआ? तो अगला में जब देखा गया तो इस जेनॉन का अबरी जो अनुपात लिया गया है 1:20 लिया गया है। कितना लिया गया है? 1:20। समझे कि नहीं? और यहां पर फ्लोरीन की भी संख्या को क्या कर दिया गया? अणुओं की संख्या को बढ़ा दिया गया, और इसका जो टेम्परेचर रखा गया है वह 573 केल्विन। कितना केल्विन? 573 केल्विन। आज जो दाब लगाया गया उस 60 से 70 बार दाब लगाया गया। कितना बार? 60 से 70 बार दाब। आ गया समझ में? जब लगाया गया तो ये भी सॉलिड ही बना, XeF6। क्या बन गया? XeF6। क्लियर हो गया? और इस तरह से रिएक्शन ये जेनॉन को देखा गया कि वर्ग 18 में ये जेनॉन जो है
वो रिएक्शन क्या कर रहा है, हम लोगों के बीच में ये कर रहा है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो और थोड़ा सा प्रतिक्रिया करके देखा एन बार्टलेट ने, क्या देखा, तो अब HCF4 इसी को उठा लिया, इसको उठा लिया HCF4 और इसका रिएक्शन करवा दिया गया O2F2 के साथ, ऑक्साइड के साथ, O2F2 के साथ। समझ में आ गई बात है। तो O2F2 के साथ किया गया 143 केल्विन ताप पर, समझे कि नहीं है। तो देखा कि यहां से भी हमको XeF4 F2 यहां से है, तो ये हो गया XeF6 और ऑक्सीजन गैस क्या हो गया, यहां से मुक्त हो गया। जेनॉन है ना, टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, आ गया समझ में। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण कर रहा है। ये कुछ चक्कर पकड़ किया और रिएक्शन किया। यहां तक समझ में आई बात, यहां तक समझ में आ गई ना। तो हम अगला पेज ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहां पर आप देखिए आपका क्या क्या चीज बनना, XeF2, XeF4, XeF6। अगर इसकी बात अगर हम लोग करें तो क्या क्या चीज आपको नजर आया, तो आपको नजर आया होगा ये है क्या चीज, तो ये सब रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। ये क्या है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर हो गया, क्रिस्टलीय ठोस है, समझे कि नहीं। और 298 केल्विन ताप पर, कितना ताप पर, 298 केल्विन ताप पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातित तो हो जाते हैं। पहली बात आपको समझ में आ रही है, बोलबे नहीं करता है सर। अब दूसरी बात समझिए, सबके सब कोई डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड का निर्माण हो रहा है, यानी कि ये सब फ्लोरीनीकरण का कार्य कर रहे हैं। फ्लोरीनीकरण का मतलब कि फ्लोरीन बना रहे हैं या फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो फ्लोरीनीकरण का कार्य कर रहे हैं। क्या चीज का कार्य कर रहे हैं, फ्लोरीनीकरण का कार्य कर रहे हैं। थोड़ा मात्रा जल से अब घटित हो सक जाते हैं। देखिए कैसे से, यहां भी इसको समझने का चीज है। एकदम अल्प मात्रा में 9 के बराबर जब जल रखिएगा, यानी कि थोड़ा मात्रा जल में, थोड़ा मात्रा के एकदम तनी सुन नमी वाला, ठीक है ना, जल अपघटित हो जाता है। जल अपघटित हो जाता है, जल अपघटित हो जाता है। कैसे जल अपघटित हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप ले लीजिए 2 मात्रा में XeF2 ले लिए, और थोड़ी मात्रा में क्या ले लीजिए, जल। थोड़ी मात्रा में क्या ले लीजिए हैं, जल ले लिए। आप देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 4H, और यहां भी फ्लोरीन कितना है, 4, तो 4HF बन गया कि नहीं बन गया। ध्यान से समझिएगा, 4HF बना कि नहीं बना। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, ऑक्सीजन को हटा दिया, हटा दिया कि नहीं हटा दिया। अब आप देख सकते हैं कि जेनॉन यहाँ कितना बन रहा है, 2, बस ना, तो यहाँ जेनॉन अलग हो जाएगा। अब घटित हो गया कि नहीं हो गया। हल्का भी जल डालिएगा तो ये अब घटित हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो यही बात बता रहे थे हम। अब सबकी संरचना देख लीजिए, संरचना समझते हैं ना, संरचना देख लीजिए। संरचना आप पढ़ लेते हैं इस तीनों का। संरचना का मतलब बनावट। सबसे पहले किसका देख ले, XeF2 का। किसका देख ले, XeF2 का। तो देखिए XeF2 का संरचना कैसा होता है, तो ये Xe है एकदम स्टेट वे में, यहाँ पे F, यहाँ पे F, दोनों लग गया कि नहीं लग गया। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 2 4, एक यहाँ पर आपको क्या बना देगा, लोन पेयर बना देगा। क्या बना देगा, लोन पेयर। और एक यहाँ पे लोन पेयर बनाएगा फ्लोरीन,
और एक यहाँ पे लोन पेयर बना लेगा। समझे कि नहीं? समझ में आ रही है बात? अब जो लोन पेयर बना, तो आप देखिएगा कि इसकी संरचना एकदम बिल्कुल एक रेखा में है। इसमें है एक रेखा में। तो XCF2 की जो संरचना होगी वह कैसी संरचना होगी? रेखीय संरचना होगी। क्लियर हो गया? कैसी संरचना होगी? रेखीय। अब हम पहला की बात तो कर लिए, अब हम दूसरा की बात कर लेते हैं, XEF4। किसकी बात कर लेते हैं? XEF4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब यहाँ पे XC है तो XC रख लीजिए, 4 गो है तो 1 2 3 4। हो गया कि नहीं हो गया? अब इस पर लोन पेयर आपको यहां पे आएगा और एक नीचे में भी लोन पेयर आएगा। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अब आप यहां से ध्यान से समझिए, जब इसकी संरचना को आप देखिएगा तो इसकी जो संरचना है आपको वर्गाकार रह के दिखाई देगा। समझे कि नहीं? और समतल पर दिखाई देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग समतलीय संरचना। क्या बोलेंगे? वर्ग समतलीय संरचना। ये आएगा लिखने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी संरचना का निर्माण हो रहा है। समझ में आ रही है बात? है अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं, तीसरा इसमें है XCF6। क्या देख लेंगे? XCF6। XCF6 के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। XCF6 देखिए, यहाँ पे यहाँ XC है तो यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर F है, यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है। सीधा होना चाहिए लेकिन सीधा नहीं होता है, थोड़ा कर्व होता है ऐसे। समझे कि नहीं? और बाहर की ओर कैसे होता है? बाहर की ओर होता है। और यहाँ पर एक लोन पेयर दिखा दीजिए, एक क्या बना दीजिएगा? लोन पेयर। तो चूंकि अगर मान के चलिए कि अगर सीधा रहता तो इसको बोलते अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं इसको? अष्टफलकीय। लेकिन ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा हो गया है यहाँ पर फ्लोरीन, ये अष्टफलकीय नहीं है, मुड़ा हुआ है, ये सुधरल नहीं है, तो विकृत है। इसको बोलेंगे विकृत अष्टफलकीय संरचना। इसको क्या बोलेंगे? विकृत अष्टफलकीय संरचना बोलेंगे इसको। क्लियर हो रहे हैं? विकृत अष्टफलकीय संरचना। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? अब यहां पे कुछ बातों को समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, हम यहां पे बता रहे हैं। जैसे आप देखिएगा XCF2 को, है ना, अगर हम इसको फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड से हम अभिक्रिया करा दें, देख रहे हैं कि नहीं? पेंटाफ्लोराइड से करवा देते हैं, तब ये क्या बना देगा? XEF एक। समझे कि नहीं? XCF ये पॉजिटिव होकर के अलग हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? और क्या बना देगा? तो PF6 निगेटिव होकर के अलग हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ PF तो बचा, एगो इसमें से ले लिया तो PF6 हो गया, X या एगो F था यहाँ चलाया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज का निर्माण। अब XCF4 की बात कर लीजिए और इसका भी रिएक्शन इसी तरह से करवा दीजिए SbF5 से। कैसे करवा दीजिए? SbF, तो सेम रिएक्शन बना देगा XEF, है ना। यहां से एगो निकलेगा तो यहाँ 3 गो बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा? XEF3 अब पॉजिटिव हो जाएगा। आई क्या बना देगा? SbF6। आई क्या हो जाएगा? ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब देख लीजिए XEF6, क्या देख लीजिएगा? XEF6 कोई धातु है, हम धातु ले लीजिए और उसके साथ फ्लोराइड मिला दीजिए। M क्या ले लिए हम? धातु। धातु की जगह पर M बराबर क्या हो सकता है? Na हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है। कोई दिक्कत है? ये सब धातु हो सकते हैं। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो धातु बिल्कुल अलग हो जाएगा और पॉजिटिव बना लेगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब बाकी बच जाएगा XeF4, ये क्या बन जाएगा? निगेटिव। क्या बन जाएगा? ये निगेटिव। एगो F6 यहाँ 7 ना हो जाएगा जी। XeF7
देख रहे हैं ना, 6 1 7, HCF7 निगेटिव। तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखेंगे, कोई दिक्कत है? चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जेनॉन ऑक्सीजन के साथ भी यौगिक बनाता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जरा उसको देख लिया जाए। चलिए, तो ये था आपको फ्लोरीन के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं जेनॉन ऑक्सीजन के यौगिक। कोई दिक्कत है? जेनॉन और ऑक्सीजन का यौगिक क्या क्या चीज बना लेगा, ये ध्यान समझिएगा। तो ये बना लेगा आपका HCO3। और क्या बना सकता है? तो HCOF4, समझे कि नहीं? और क्या बना सकता है? तो HCO2F2। इस तरह से क्लियर हो गया। अब इसमें देख लीजिएगा, 2-3 रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है ये चीज। क्या जरूरी है? तो देखिए ध्यान से, ये वाला थोड़ा सा टफ है, इसको याद कर लीजिएगा। कैसे याद कर लीजिएगा? इस तरह से हम लोग ले लिए 6 मात्रा ले लिए FXC4 का, और जल का ले लिए 12 गो। जल कै गो अणु ले लिए? 12।